ओके, चलो। सो यहाँ से हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं आरबीआई को। जब मैं दूसरा हिस्सा कह रहा हूँ तो उसका एक प्रासंगिक कारण भी है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इसको खंडों में रखें, ताकि जब आप आगे फ्यूचर में इसका रेफरेंस यूज़ करना चाहें, या जो लोग डिजिटल हैं, उनको एक गैप मिल पाए कि हाँ, यहाँ से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक अगला हिस्सा है आरबीआई को लेकर, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जहाँ तक बात आरबीआई की है, मैंने अभी पीछे आपको शीर्षक में बताया था, एक बार दोबारा आपके ध्यान में लाऊं कि 1930 के दौर में ये समझ में आने लगा था कि हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जिसका मुख्य कार्य क्या हो, जो है ऐसी नोट छापना जो लीगल टेंडर बन सके, जिस पे सरकार गारंटी दे और वो नोट छापे। इसीलिए 1927 में कीन्स जब इंडिया आए थे तो उन्होंने सुझाव दिया था 1927 में कि उस समय जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है इंपीरियल बैंक, उसको, जिसको बाद में आपने 1955 में एसबीआई बनाया, उसको ही भारत का केंद्रीय बैंक बना दिया जाए। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा एक तरह से सहमति नहीं बन पाई, और इसी वजह से एक समिति बनाई गई, हिल्टन यंग समिति, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। हिल्टन यंग समिति ने कहा कि एक नया ही बैंक बना देते हैं, जिसको नाम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। 1934 में इसके लिए एक्ट पास किया गया, जिसको नाम दिया गया आरबीआई एक्ट, और 1935 से आरबीआई कार्यरत हुआ। उस समय 100 रुपए के मूल्य के 5 लाख शेयर जारी किए गए, और इस प्रकार आरबीआई की जो प्रारंभिक पेडअप कैपिटल हुई वो कितना हुई, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ से आरबीआई ने काम करना शुरू किया। तो इस तरह से 1935 से 1934 में एक्ट पास हुआ, 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया। प्रारंभिक पूंजी कितनी, 5 करोड़। 5 करोड़ जो है 100 रुपए के मूल्य के 5 लाख शेयर, तो मतलब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी कैसे, उस समय जो पहले आरबीआई गवर्नर बने, उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ अपने समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री। अब मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं सोचता हूं उनके बारे में, सोचिए तब जो नियम बनाए आज भी उतनी प्रासंगिक हैं और आरबीआई को इतनी मजबूती देते हैं। आरबीआई भारत सरकार के सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले संस्थाओं में से है, इस हद तक कि आरबीआई गवर्नर का जो बंगला है, रघुराम राजन ने कैलकुलेट करके बताया था कि जो बंगला है, अगर उसको उस जमीन को भी दे दें तो शायद सबकी सैलरी निकल के आ जाए। इतना आरबीआई इतने प्रॉफिट पे बैठा हुआ। आरबीआई सिर्फ ब्याज से जितना पैसा कमाता है वो आरबीआई के कुल खर्चे का 7 गुना है, बाकी पैसे अलग हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है आरबीआई, और इसमें जाहिर सी बात है, उसका कारण ये क्योंकि कोई भी संस्थान कितना बेहतर है उसके नियमों से पता चलता है, व्यक्तियों से नहीं, क्योंकि व्यक्ति आते जाते रहेंगे, नियम अच्छे बनने चाहिए। तो ये जो है आरबीआई के बारे में, जो आरबीआई को विशेष स्थिति देता है। 1935 में जब आरबीआई बना तब अधिकांश स्वामित्व तो निजी लोगों के पास में था।
तमाम यूरोपीय जो व्यापारी थे उन्होंने उनके पास स्वामित्व था। इसीलिए 1943 में जब सीडी देशमुख जो पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो आए, उन्होंने कहा कि क्यों ना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 1948-49 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और 100% स्वामित्व आ गया भारत सरकार के पास। वहां से आरबीआई एक शीर्षस्थ केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगा और एक और अधिनियम बनाया गया जिसने आरबीआई को अतिरिक्त शक्तियां भी दी, जिसको आप बोलते हो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 1949, जिससे आरबीआई सही मामलों में एक मुख्य केंद्रीय बैंक के रूप की भूमिका में आ गया था। वहां से अगर हम आगे बढ़े तो आरबीआई के जो प्रमुख कार्य देखे जाते हैं उसमें सबसे पहला कार्य तो यही होगा नोट छापना और जो है जो लीगल टेंडर उनको छापना, उनका परिचालन, उनकी देखरेख। इसके अलावा आरबीआई जो भी फॉरेक्स की हम बात कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन का पूरा विवरण रखता है। आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व का देखरेख करता है। आरबीआई के पास सभी बैंकों के करंट अकाउंट होते हैं, सभी राज्यों और केंद्र सरकार का भी करंट अकाउंट होता है। और जो आरबीआई के पास बैंकों का अकाउंट होता है उसके लिए अलग से आरबीआई में एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट का, डीजीबीए। आरबीआई इन बैंकों के एक अंतिम सहायक के रूप में भी सहयोग करता है, जिसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है। मतलब अगर कोई दिक्कत होती है और कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा बैंकों को, तो आरबीआई उनको पैसा उपलब्ध कराता है, बशर्ते वो बैंक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट का मतलब वो अभी व्यवसाय करने की स्थिति में है। तो आप इसे कहते हो कि ये क्या है, आरबीआई का कार्य है। पर आरबीआई के सबसे प्रमुख कार्य में आता है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। मौद्रिक नीति बनाना किसी भी केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैं आपको पिछले खंड में बता रहा था कि मुद्रा आपूर्ति कैसे और मुद्रा की मांग कैसे, इन सब क्रम में कितनी मुद्रा आपूर्ति होनी चाहिए, उसके क्या घटक होने चाहिए, ये केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति फिर कहते किसे हैं? मौद्रिक नीति से आशय यह है, क्योंकि एक सिद्धांत है इकोनॉमी में जो कहता है कि अगर आप मुद्रा आपूर्ति को दोगुना कर दीजिए तो मुद्रास्फीति भी दोगुनी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक संतुलन बना के रखें कि व्यवस्था में कितना मुद्रा होनी चाहिए। मौद्रिक नीति से आशय फिर क्या हुआ? वो नीतिगत व्यवस्था जिसके अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति को व्यवस्थित करते हुए एक स्थायित्व प्रगति को सुनिश्चित किया जाता है। अगर आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पे जाओगे, जो लोग मेरी कक्षाओं से उन्हें ध्यान हो रहा है कि हमने कक्षाओं में वेबसाइट्स देखी भी हैं, आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य प्राइस स्टेबलाइजेशन या कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए, विकास को संदर्भित करते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता, ये मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मौद्रिक नीति अगर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने को सोचे तो हम इसको विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं, या जिसको अंग्रेजी में आप डॉविश कहते हो। डॉविश बोलो, विस्तारवादी बोलो, एकोमोडेटिव बोलो, ये सारे जो शब्द हैं वो किस चीज के हैं कि मौद्रिक नीति विस्तारवादी हो रही, सिस्टम में आप मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप मुद्रा आपूर्ति को व्यवस्था में कम करना चाहते हैं तो संकुचनवादी या हॉकिश कहा जा सकता है। हालांकि मौद्रिक नीति अलग अलग देशों की अलग अलग तरह से हो सकती है। कई देशों की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति आधारित होती है, जैसे इंडिया है, यूके है, यूएसए है। कुछ देशों की मौद्रिक नीति उनके निर्यात के ऊपर केंद्रित होती है, जैसे चाइना है, वियतनाम है। इनकी मौद्रिक नीति निर्यात कैसा हो इसके आधार पर निर्धारित होती है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो मौद्रिक नीति के ये दो प्रकार हो गए, विस्तारवादी, संकुचनवादी, हॉकिश या डॉविश। और जब भी आप मुद्रा आपूर्ति, इसका सीधा सिद्धांत ये है कि जैसे आप सिस्टम में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाते हो तो मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का तरीका क्या है कि बैंकों को और अन्य वित्तीय संस्थानों को सस्ते में लोन उपलब्ध करा दिया जाए तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। और अगर लोन महंगा कर दिया जाएगा बैंकों के लिए तो आगे ग्राहकों के लिए महंगा हो जाएगा और वो कम ब्याज लेंगे, इसलिए वो जो है आपकी मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। तो हॉकिश डॉविश समझ में आ गया कि अब मौद्रिक नीति
भारत में इस दिशा में आरबीआई एक्ट में प्रावधान है, सेक्शन 45Z इसके बारे में बात करता है। इस दिशा में 2016 में कुछ परिवर्तन किए गए। 2016 में 2 बड़े परिवर्तन किए गए। पहला तो ये कहा गया कि मौद्रिक नीति की एक निर्धारित सीमा होगी, जिसमें उनको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा। तो केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो मुद्रास्फीति को एक रेंज के अंतर्गत रखें। ये रेंज कौन निर्धारित करेगा? भारत सरकार। हर 5 वर्ष में एक बार, हर 5 वर्ष में एक बार भारत सरकार निर्धारित करेगी कि मुद्रास्फीति की क्या रेंज होनी चाहिए। यहां पर हम सीपीआई का प्रयोग करते हैं, जो सीपीआई मुद्रास्फीति है उसका प्रयोग किया जाता है। और 2016 से लेकर 2021 और अब 2021 से लेकर 2026 के लिए सीमा रही न्यूनतम 2, अधिकतम 6, औसतन 4। ये सीपीआई की सीमा होनी चाहिए। कौन निर्धारित करता है? भारत सरकार, 5 वर्ष में एक बार। इसका जिक्र सेक्शन 45ZA में है। इसके बाद, अब सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं वैसे, इसके बाद अब केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है कि वो मुद्रा आपूर्ति को इस प्रकार प्रबंधित करें कि मुद्रास्फीति इसी रेंज में रहे। तो कैसे करेंगे केंद्रीय बैंक? इसके लिए कहा गया कि एक मौद्रिक नीति समिति बनाई जाएगी। उस मौद्रिक नीति समिति में 6 लोग होंगे, 3 लोग आरबीआई से होंगे, 3 लोग भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। ये 3 लोग जो आरबीआई की तरफ से होंगे, उसमें आरबीआई गवर्नर प्रमुख होंगे, एक सदस्य होगा डिप्टी गवर्नर आरबीआई का, एक अधिकारी होगा जिसको आप बोर्ड का अधिकारी बोलोगे आरबीआई की तरफ से। ये 3 आरबीआई की तरफ से होंगे और 3 लोग भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। अगर मैं आज की बात करूं तो इस समय जो 3 लोग भारत सरकार की तरफ से हैं वो है प्रोफेसर आशिमा गोयल, डॉक्टर जयंत वर्मा और डॉक्टर शशांका भिड़े। ये 3 लोग जो हैं सरकार की तरफ से हैं। ये तीनों लोग 4 वर्ष के लिए या अंतिम सूचना तक, टिल नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, चाहे तो सरकार पहले भी हटा सकती है, पर 4 वर्ष के लिए होते हैं। ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि इनको पुनः अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं। हालांकि नियमावली को जानने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा कहीं भी कोई बंधन नहीं है कि इनको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता, पर ऐसा कोई बहुत स्पष्ट रूप से अभी ये देखना होगा। अभी तक खैर रीअपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। तो ये 6 लोग होते हैं, हर एक सदस्य का 1 वोट होता है। आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई गवर्नर को एक अतिरिक्त कास्टिंग वोट मिल सकता है। साल में इनको कम से कम 4 बार मिलना चाहिए, पर वस्तुतः ये हर 2 महीने पे मिलते हैं, मतलब साल में 6 बार मिलते हैं। कम से कम 4 लोग होने चाहिए, तब कोरम पूरा होता है। तो इस प्रकार से जो है एक मौद्रिक नीति समिति होगी जो ये कोशिश करेगी। कुछ और बातें भी जो ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक नीति समिति को अपना निर्णय लेने के बाद हर 14 दिन के अंदर ही हर सदस्य को लिखित रूप से बताना होगा कि वो मौद्रिक नीति के निर्णय के पक्ष में थे, विपक्ष में थे और क्यों। तो जैसे भी 2 दिन पहले मौद्रिक नीति आई है, तो अब 1 आध दिन में आप देखोगे कि लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया होगा कि हम क्यों इसके पक्ष में थे, विपक्ष में थे। ऐसा लग रहा है कि 1-2 सदस्य विपक्ष में थे। वो अभी जाहिर होगा जब हम आगे। तो मोटा-मोटा ये बात रही कि मौद्रिक नीति समिति कैसे। अब सवाल ये है कि मौद्रिक नीति समिति इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कैसे करती है? उसका तरीका क्या है? उसका ताना-बाना क्या है? इसी को आप बोलते हो कि मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। उपकरणों को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं, जिसको आप कहोगे कि मात्रात्मक है और जिसको आप कह सकते हो गुणात्मक है। मात्रात्मक उपकरणों में कुछ बातें आती हैं, अगर उसमें बात करें तो एक तो विभिन्न प्रकार के रिजर्व हो सकते हैं। 2 रिजर्व का यहाँ जिक्र आता है, एक जिसको आप बोलते हो नकदी आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो, और एक दूसरा जिसको आप बोलते हो एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। जो सीआरआर है या कैश रिजर्व रेशियो जिसको आप बोलते हो, ये वस्तुतः बैंकों में जो कुल जमा है जिसको हम एनडीटीएल कहते हैं, हमने कक्षाओं में इसकी बात की है, बट आई होप आपने जहां भी पढ़ा होगा आपने एनडीएल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जो एनडीटीएल है उस पर आधारित होता है। एनडीटीएल का मतलब कुल जो मांग और समय जमा है, नेट। सो एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत हर बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है अपने करंट अकाउंट में। मैंने आपको बताया कि बैंकों का करंट अकाउंट होता है, तो हर बैंक को आरबीआई के पास अपने करंट अकाउंट में एक निश्चित प्रतिशतता रखनी होती है, जिसको आप बोलते हो एनडीटीएल का इतना प्रतिशत। इसको क्या कहेंगे? सीआरआर। अगर सीआरआर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सीआरआर का ज्यादा होना ये बताता है कि सीआरआर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि बैंकों के पास लोन महंगा। और लोन महंगा क्यों? क्योंकि बैंकों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा कम। अगर लोन महंगा तो आगे ग्राहकों के लिए लोन महंगा, और व्यवस्था कैसी हो जाएगी? संकुचनवादी। तो जब आपको संकुचनवादी होना तो सीआरआर बढ़ाइए।
एसएलआर उस अनुपात को कहते हैं जो बैंकों को एनडीटीएल का अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है, चाहे सोने के रूप में, चाहे सरकारी प्रतिभूति के रूप में, चाहे कैश के रूप में। ये जो एनडीटीएल है, जो अगर वही बात, अगर एनडीटीएल ज्यादा, अगर आपका एसएलआर ज्यादा है, एसएलआर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि बैंकों के पास व्यवसाय करने के लिए कम पैसा, और अगर बैंकों के पास पैसा कम तो आगे लोन महंगा, लोन महंगा तो आगे मुद्रा आपूर्ति कम। तो मतलब सीआरआर बढ़ाइए, एसएलआर बढ़ाइए, तो आपकी व्यवस्था कैसी मौद्रिक नीति संकुचनवादी हुई। इसीलिए आप देखिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि सीआरआर 4.5, इस बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके उसमें पुराने आंकड़े लिखे होंगे, उसको ठीक कर लीजिएगा। अभी करंट सीआरआर 4.5% है और एसएलआर 18% है। 18% एसएलआर है, सीआरआर 4.5% है। ये एक व्यवस्था होगी। फिर एक चीज होती है बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं? बैंक रेट वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है लंबी समयावधि के लिए। लंबी का मतलब यहां 10-20 साल नहीं, 1 साल बैंकों के लिए लंबी समयावधि माना जाता है, क्योंकि ज्यादा बेहतर होता है कि हम शॉर्ट टर्म लोन लें। सो जब लंबी समयावधि के लिए लोन लिया जाए, वो भी बिना किसी गारंटी के, मतलब बैंक कोई गारंटी नहीं देता और आरबीआई बैंकों को लोन देता है, तो इसको आप बोलते हो कि ये क्या है? बैंक दर है। और ये जो बैंक दर है, इस बैंक दर पर अगर जो है बैंक दर को बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है बैंकों के लिए लोन महंगा हो जाएगा, और जब बैंकों को ही महंगा मिल रहा है तो आगे वो महंगा देंगे, आगे जो है सिस्टम में मुद्रापूर्ति कम हो जाएगी। तो आपने ध्यान दिया, सीआरआर बढ़े तो भी संकुचनवादी, एसएलआर बढ़े तो भी संकुचनवादी, बैंक दर बढ़े तो भी संकुचनवादी। ऐसे ही एक व्यवस्था नरसिम्हम समिति के, नरसिम्हम जो बैंकों में बड़ा नाम है बैंकिंग सुधारों में, नरसिम्हम समिति आयोग की सिफारिशों पर ऐसे ही एक व्यवस्था और लाई गई जिसे हम कहते हैं कि नरसिम्हम रिपोर्ट 2, और वहां पर एक व्यवस्था लाई गई जिसको नाम दिया गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या LAF, तरलता समायोजन। यहां पर एक प्रक्रिया लाई गई जिसको कहा जाता है रीपरचेज एग्रीमेंट। अब जो लोग क्लासेस में, तो हमने डिटेल में समझाया रेपो कैसे काम करता है। रेपो होता है क्या? बहुत सरल शब्दों में एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मैं आपको कोई चीज बेचूं और फिर यही कहूं कि मैं ही खरीद लूंगा। अब यहाँ पे उतना बहुत विवरण में नहीं जाएंगे इसको, है ना, बट आपको एक चीज मैं जरूर बता दूंगा जो इम्तिहान में इस समय काम आ जाएगी, और वो ये कि रेपो क्या हुआ। फिर रेपो शॉर्ट टर्म का लोन है। कौन ले रहा? बैंक ले रहा आरबीआई से। बैंक लेता है आरबीआई से, तो बिल्कुल बैंक दर वाली ही बात है। अगर रेपो दर महंगी हुई, अगर रेपो दर महंगी हुई तो जाहिर सी बात है बैंकों के लिए कर्जा महंगा, आगे ग्राहकों के लिए कर्जा महंगा, तो मुद्रा आपूर्ति संकुचित हो जाएगी। तो जब हमें संकुचनवादी होना है तो बैंक दर बढ़ाएं, सीआरआर बढ़ाएं, एसएलआर बढ़ाएं, रेपो बढ़ाएं। रेपो बढ़ाने से भी, लेकिन रेपो में आप एसएलआर की प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो। इसी वजह से वर्ष 2010 में एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको नाम दिया गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। इसके अंतर्गत आप एसएलआर की प्रतिभूतियों को कितना? एनडीटीएल के 2% तक प्रयोग कर सकते हो। एनडीटीएल के 2% तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको आप बोलोगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जाहिर सी बात है इसमें ब्याज दर रेपो दर से थोड़ी ज्यादा होती है। नियम यह है कि जो भी रेपो दर होगा उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, बेसिस पॉइंट का मतलब दरअसल 0.25 हुआ। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.50, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%, 200 बेसिस पॉइंट का मतलब 2%। तो अगर हम रेपो दर जो होगी उससे 0.25% अधिक या 25 बेसिस पॉइंट अधिक MSF होता है। दूसरी तरफ एक प्रक्रिया यह है जिसमें आरबीआई बैंकों से कर्जा ले। जाहिर सी बात है आरबीआई को बैंकों से कर्जे की जरूरत नहीं, पर अगर वो ऐसा करेंगे तो बैंक आगे कर्जा नहीं देंगे, आरबीआई को देना शुरू कर देंगे, और जाहिर सी बात है सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति संकुचित हो जाएगी। इस व्यवस्था को रिवर्स रेपो कहा गया। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कौन पैसा ले रहा है? आरबीआई। सो रिवर्स रेपो है, और रिवर्स रेपो दर अगर बढ़ जाती है तो बैंक देखेंगे कि आरबीआई बढ़िया ग्राहक हो गया, बजाय सिस्टम में पैसा देने के। इस हम डिटेल में काफी समझ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस क्लास का ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब आप पीछे नोट्स को भी देखोगे। सो रिवर्स रेपो किसको कहेंगे? जब आरबीआई कर्जा ले रहा है तो आप यूं समझे, रेपो दर बढ़े तो भी संकुचनवाद और मौद्रिक नीति, रिवर्स रेपो दर बढ़े तब भी संकुचनवादी, पर दोनों में कारण अलग अलग है। तो रिवर्स दर बढ़ गए या जो रेपो दर बढ़े, रिवर्स रेपो दर बढ़े या MSF बढ़े, और रिवर्स रेपो दर में आरबीआई बैंक से कर्जा ले रही प्रतिभूतियां बेचते हुए। अगर इसी को हम और शॉर्ट फॉर्म में ले जाएं कि बिना आरबीआई कोई प्रतिभूति बेचे सीधे सीधे कर्जा ले बैंकों से, तो इसको बोला जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या SDF।
पहले कोविड से पहले नियम अलग थे। कोविड से पहले नियम ये था कि जो भी रेपो दर होगी उससे 25 बेसिस पॉइंट एमएसएफ ज्यादा और 25 बेसिस पॉइंट कम रिवर्स रेपो दर होगा। पर कोविड में बैंक इतने डरे हुए थे कि वो आरबीआई को ही लोन देना चाहते थे, इसीलिए आरबीआई ने उसको और घटा के नीचे 3.35% कर दिया। इसी बीच हमें एक मौका मिल गया। अभी स्थिति यह है कि जो भी पॉलिसी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर क्योंकि गलियारा सा बन रहा है ना, जो भी रेपो दर होगी उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा एमएसएफ, उससे 25 बेसिस पॉइंट कम होगा एसडीएफ। अभी वर्तमान रेपो दर कितनी है? 6.5, 6.75 हो गया एमएसएफ और 6.25 हो गया एसडीएफ, और रिवर्स रेपो दर को फिक्स कर दिया गया 3.35 पर। तो ये मोटा मोटा पूरा हिस्सा हो गया कि कैसे तो आपने अगर जो इम्तिहान के लिहाज से ध्यान रखिएगा कि कोई भी दर बढ़ी तो संकुचनवादी, सीआरआर बढ़ा, एसएलआर बढ़ा, रेपो दर बढ़ा, रिवर्स रेपो दर बढ़ा, एमएसएफ बढ़ा, एसडीएफ बढ़ा, बैंक दर बढ़ा, कोई भी दर बढ़ा तो आपकी मौद्रिक नीति कैसी है? संकुचनवादी। तो अगर आपको विस्तारवादी होनी तो कोई भी दर हो उसको कम करना चाहिए, कोई भी दर उसको कम करना चाहिए तो आप विस्तारवादी हुए, कोई भी दर बढ़ाएंगे तो आप संकुचनवादी हुए। तो इस प्रकार से एक पॉलिसी कॉरिडोर की बात होती है, इसको आप बोलते हो कि ये मात्रात्मक घटक हुए। वहीं दूसरी तरफ गुणात्मक घटक भी हो सकते हैं। गुणात्मक घटक में क्या है? गुणात्मक घटक में है जो आप विभिन्न प्रकार के पीएसएल या प्रायिकता क्षेत्र के ऋण देते हो, जो विभिन्न प्रकार के आप प्रायिकता क्षेत्र में ऋण देते हो, पीएसएल जिसको बोलते हैं। तो गुणात्मक घटकों में आरबीआई क्या कहता है कि खास दिशा में आप ऋण दीजिए, और इसमें प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत एमएसएमई है, कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा तमाम कमजोर तबका है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम जो है तमाम क्षेत्रों में आरबीआई कहता है बैंकों से कि आप इतना जो कुल कर्जा दीजिए, उस जिसको एएनबीसी कहा जाता है, उसका इतना हिस्सा अनिवार्य रूप से इन क्षेत्रों में दीजिए। कौन कौन से? कृषि, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, एक नई चीज ऐड की हुई है, नवीनीकरण ऊर्जा, इसके अलावा जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य या सामाजिक अवसंरचना है, और तमाम कमजोर तबके हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं आपके ध्यान में याद दिला दूं, क्योंकि इस समय हम एक स्कीम की बड़ी चर्चा कर रहे हैं जिसका वो भी बढ़ा दिया गया दायरा भी, जिसको लखपति दीदी आप बोल रहे हो, जहां पर 3 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको भी पीएसएल में लाभ मिलता है क्योंकि वीकर सेक्शन में स्वयं सहायता समूह रखे जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर हम जो है लखपति दीदी को जो लोन दे देंगे ताकि ड्रोन, प्लम्बिंग इत्यादि की ट्रेनिंग वो कर सकें। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एक पीएसएल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आरबीआई बैंकों में एक लोन टू वैल्यू कर सकता है कि जब भी आप कर्जा दें तो अपने पास कितना मार्जिन रखें। जैसे मान लीजिए सोना आप रख के कर्जा लेते हो तो बैंक उसमें सोने का कितना प्रतिशत अपने पास रखे। मान लीजिए 20% अगर कहा गया तो आप 50,000 रुपए की सोने की चीज ले जाओगे तो आपको कितना 40,000 तक का ही लोन मिलेगा गिरवी अगर आप रखते हो तो, क्योंकि सोने का भाव घट बढ़ सकता है। इसको लोन टू वैल्यू कहा जाता है। इसको भी घटा बढ़ा के मौद्रिक नीति में व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये सब आप कह सकते हो परिधीय उपकरण कहे जाते हैं। मुख्य रूप से पीएसएल को देखा जाता है। पीएसएल की स्थिति अभी क्या है? सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए 40%, निजी बैंकों के लिए 40%, विदेशी बैंकों के लिए 40%, इसके अलावा जो लघु वित्त बैंक हैं उनके लिए 75%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 75%, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, शहरी कोऑपरेटिव, ग्रामीण कोऑपरेटिव में लागू नहीं होता, शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए ये 2025-26 से 75%, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। 2025-26 से 2020 में 40% था, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2025-26 से 75% कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई थी। यहाँ वही सब बातें, आरबीआई कैसे कैसे उसका गठन हुआ, क्या क्या बातें हैं, आरबीआई क्या काम करता है, और इसके अलावा मौद्रिक नीति क्या है, उसके मुख्य बातें क्या है, मौद्रिक नीति के उपकरण आपने देख लिए क्या है, और उससे जुड़े हुए क्या बातें हैं। तो ये मोटा मोटा मौद्रिक नीति समिति क्या है, उसके क्या घटक हैं, शब्दावलियों को मैंने पहले ही बता दिया, ये सब क्या क्या चीजें हैं और उसका क्या मतलब होता है, पीएसएल सेक्टर क्या है,
मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट। एक ग्रेसम लॉ होता है जो कहता है कि ये मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि अच्छी मुद्रा को प्रोत्साहित करती है, बुरी मुद्रा को प्रोत्साहित करती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं 1 रुपए दूं, एक चांदी का और एक तांबे का, तो आप तांबे वाले ही मुद्रा का प्रयोग करने लगोगे और चांदी की मुद्रा व्यवस्था से बाहर हो जाएगी। इसको ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी और इसके अलावा भी बहुत सारी अतिरिक्त बातें भी हमने करी ताकि आप जो है इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाओ। अब जो कि एग्जाम नजदीक है तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि चलो मौद्रिक नीति में ये इतना पक्का है कि हाँ जितने भी दर हैं वो बढ़ेंगे तो मतलब संकुचनवादी हो रहे हैं, घटेंगे तो मतलब विस्तारवादी हो रहे हैं, और इसके अनुप्रयोग हैं। एक मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन भी होता है। मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन ये कहता है कि जो मौद्रिक नीति बनाई गई है वो व्यवस्था में वाकई काम कर रही है कि नहीं, जिसमें हम देखते हैं कि वो सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन। मैं इसलिए थोड़ा इस शब्द को जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी पीछे आरबीआई गवर्नर ने इसका कई बार यूज कर लिया। इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति बनी, वो सही में काम कर रही कि नहीं काम कर रही है, इसको बोलेंगे मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन। एक छोटा शब्द है, मैं चाहूंगा कि आप इसको सुन लीजिए क्योंकि आरबीआई गवर्नर कई बार ट्वीट कर चुके, बात कर रहे थे। मैं जान रहा हूं समय हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल बना लें वो कि अभी चर्चा में रहा है, एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। एक एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की तो उस पर आरबीआई गवर्नर ने कमेंट किया है, अपनी बातें कही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण। मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन क्या कहता है कि जो मौद्रिक नीति बनाई गई वो व्यवस्था में कैसे काम कर रही है। अच्छा, कोई चीज जैसे मैं अभी सिक्का उछालूं तो सिक्का नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक आउटकम। इसको कहा था सिमेट्रिक आउटकम कि सिक्का उछाला है तो नीचे जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सिक्का उछाला है नीचे जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया, समझ आया कि नहीं आया, पक्का है या नहीं पक्का, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है किसी को 80%, किसी को 70%, किसी को 100%, किसी को 20 भी नहीं। स्वाभाविक बात है, डिपेंड करता है आप कितना तैयार थे, कितना, क्योंकि मैं रैपिड फायर राउंड में हूं, सो जाहिर सी बात है ना। ऐसे में निष्कर्ष बिल्कुल निर्णय नहीं है कि बिल्कुल यही होगा। यहां एक फजी लॉजिक काम कर रहा है, इसको फजी लॉजिक बोलते हैं, फजी तर्क बोलते हैं। हो सकता है 70% काम कर रहा हो सकता है 20% काम कर रहा हो सकता है 30% काम कर रहा हो। अगर मौद्रिक नीति ठीक सिक्के जैसी काम करे तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन है मौद्रिक नीति का। अगर फजी लॉजिक की तरह काम करे कि काम हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो अभी आरबीआई गवर्नर थोड़ा बचते नजर आ रहे हैं बोलते हुए कि बॉस एसिमेट्रिकल ही है मामला, पक्का नहीं है कि इससे महंगाई रुकी जाएगी। वो कह रहे हैं कि पक्का नहीं कि महंगाई रुकी जाएगी ऐसा करने से। तो ये जो है इसको आप कहते हो एसिमेट्रिकल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो फजी लॉजिक बेस्ड है। क्योंकि वो उनका ये कहना सही है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे और फैक्टर भी काम कर रहे हैं। हम बहुत रोज कोशिश कर रहे हैं और उधर तेल महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो पक्का नहीं है ना कि कैसा ही होएगा। इसलिए उन्होंने कहा ये बिल्कुल तय रही है कि एसिमेट्रिकल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ही होगा, जैसा हम सोच रहे एग्जैक्टली वैसा होगा, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है। जब मैं कहूं कि हाँ मैंने बताया सब समझ में आ गया, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, क्योंकि जो है वो डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से तैयारी की। जिन्होंने चीजें पढ़ी वो दिख रहा है उनके चेहरे पर, उनको कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि हाँ चीजें हैं, जो तो वो करना पड़ेगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो वीडियो को रोक के देख के काफी इंटेंसिव है, अगर आप देखा जाए तो बहुत एक मिनट में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो उसको जो है आराम से पॉज करके बार बार देखेंगे तो शायद ज्यादा चीजें होंगी। लेकिन हाँ, जब तक आप और क्वेश्चंस जरूर करें, आप क्वेश्चंस अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करें। आजकल तो बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जहां प्रीवियस क्वेश्चन पेपर राज्यों के यूपीएससी के, उनको करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कितने, बल्कि वो सब भी करने चाहिए। सीपीएस जो सीएपीएफ वाला क्वेश्चन होता है जो यूपीएससी वो भी कराती है, तो वो सब भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी तैयारी को एक और दिशा मिल सके। आज इसको यही रोकेंगे, कल करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में और बात करेंगे बैंकिंग के बारे में की जो बातें हैं बैंक से जुड़ी हुई चीजें, और मुद्रास्फीति काफी समय चर्चा में है, तो उसके बारे में क्या है और उसके क्या क्या घटक हैं, और ये दो बातें, ये दो शीर्षक कल हम करेंगे। थैंक यू।